नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी इंटरनेशनल कहानियां। आज 20 जनवरी है और इस तारीख का संबंध एक हॉस्टेज क्राइसिस सह ताजपोशी से है, जब शपथ ले रहे राष्ट्रपति के हिस्से में एक बड़ी कामयाबी जुड़ी। ये सब शुरू हुआ था एक क्रांति के बिगुल से, जिसके तहत एक दूतावास को बंधक बना लिया गया। ये संकट 444 दिन तक चला। इसको सुलझा पाने में नाकाम रहे एक राष्ट्रपति का करियर खत्म हो गया। क्या है पूरी कहानी, आइए विस्तार से जानते हैं। ये किस्सा ईरान हॉस्टेज क्राइसिस का है। साल 1979 में 16 जनवरी के दिन ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी इलाज के सिलसिले में देश से बाहर चले गए। उनके जाने के 2 हफ्ते बाद धार्मिक नेता अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी वापस ईरान लौटते हैं। खुमैनी ने रजा पहलवी के खिलाफ लोगों को भड़काया था। इसके एवज में उन्हें 14 बरस का निर्वासन झेलना पड़ा था। रजा पहलवी को 1953 में ब्रिटेन और अमेरिका ने गद्दी पर बिठाया था। जैसा कि आप जानते ही हैं, हैसियत उनकी कठपुतली की थी। पश्चिमी देशों की नज़र ईरान के तेल भंडार पे थी। शाह ने इसका भरपूर बदला चुकाया। उन्होंने अपनी जेब में डॉलर्स भरे और अथाह तेल को पश्चिमी देशों के हवाले कर दिया। लोगों में गुस्सा था, लेकिन सड़क पर उतरने में 25 साल लग गए। 1978 में ईरान में दंगे होने लगे। जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे। शाह को हटाने के लिए जनता ने गदर काट दिया। उसी दौर में पहलवी इलाज का बहाना बनाकर मिस्र चले गए। पहलवी के बारे में ये बात थी, वो प्रेशर में बहुत जल्दी आते थे और देश छोड़कर निकल जाते थे। खैर, पहलवी के जाने के बाद ईरान में एंट्री हुई अयातुल्लाह खुमैनी की। वापस लौटने पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। उनको पूरे देश में समर्थन मिला। ईरान में राजशाही को खत्म कर दिया गया। इस्लामिक सरकार की स्थापना हो गई। इसके बाद अयातुल्लाह खुमैनी ने सुप्रीम लीडर का पद ग्रहण किया। ईरान में इस्लामिक क्रांति सफल हो चुकी थी। दूसरी तरफ रजा पहलवी दर दर भटक रहे थे। मिस्र और बहामास के बाद कुछ दिनों तक वो मोरक्को रहे। मोरक्को में शाह को खतरा महसूस हुआ। वो नया ठिकाना तलाशने लगे। इसके बाद तब उन्हें मेक्सिको में शरण मिली। सितंबर 1979 तक शाह की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी और डॉक्टर्स ने उन्हें अमेरिका जाकर इलाज कराने की सलाह दी। 22 अक्टूबर 1979 तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास में एक संदेश पहुंचा। इसमें लिखा था कि राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने शाह को अमेरिका आने की अनुमति दे दी है। दूतावास में सन्नाटा पसर गया। ये खतरे की पहली घंटी थी। दरअसल ईरान में लोग शाह को टांगने के लिए बेताब थे। शाह का दोस्त मतलब नए ईरान का दुश्मन। दूतावास में डर का माहौल था और ये डर सच साबित हुआ 4 नवंबर 1979 को। इस दिन शाह अमेरिका पहुंच गए। उधर तेहरान में हलचल शुरू हो गई। लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आने लगे। वो अमेरिका के विरोध में नारे लगा रहे थे। गुस्साई भीड़ बढ़ते बढ़ते अमेरिकी दूतावास तक पहुंच गई और धीरे धीरे हिंसक होने लगी। ये भीड़ दूतावास के अंदर दाखिल होने लगी। उन्होंने दूतावास में मौजूद 66 लोगों को बंधक बना लिया। अयातुल्लाह खुमैनी ने भीड़ को अपना समर्थन दे दिया। बंधकों को रिहा करने की मांग ठुकरा दी गई। फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रस्ताव पास करके संकट खत्म करने को कहा, लेकिन ईरान इस पर भी राजी नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने 14 लोगों को बाद में छोड़ा। इनमें महिलाएं और अश्वेत शामिल थे। उन्हें अमेरिका द्वारा सताया हुआ बताकर ये छोड़ा गया था, एक तरह की प्रोपेगेंडा एक्सरसाइज। अब बाकी बचे 52 बंधक। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का लंबा दौर चला इसके बाद, लेकिन कोई नतीजा निकल नहीं रहा था। ऐसे में एक रेस्क्यू ऑपरेशन की प्लानिंग की गई। 24 अप्रैल 1980 को ऑपरेशन ईगल क्लॉ शुरू हुआ, लेकिन शुरुआत से ही इसमें अड़चनें आ रही थी। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो बंधकों तक पहुंचने से पहले ही एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। इस असफल ऑपरेशन में 8 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। एक भी बंधक छुड़ाया नहीं जा सका। इससे मचे बवाल के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री साइरस वांस को इस्तीफा देना पड़ा था। नवंबर 1980 में राष्ट्रपति चुनाव हुए अमेरिका में। ईरान संकट का असर इसके ऊपर भी दिखा। जिमी कार्टर हॉस्टेज क्राइसिस न सुलझा पाने के लिए अमेरिका की आलोचना झेल रहे थे पूरे 2 लोगों की। वो रोनाल्ड रीगन से बुरी तरह हार गए। चुनाव में रीगन की जीत के बाद अमेरिका की ईरान के साथ बैकडोर बातचीत शुरू हुई। अल्जीरिया मध्यस्थ की भूमिका में था। इस बार बात बन गई। जनवरी 1981 में अल्जीरिया अकॉर्ड्स पर दस्तखत हुए। अमेरिका ने ईरान के बैंक खातों पर लगा प्रतिबंध हटाने की बात भी मान ली बदले में। दरअसल तब तक ईरान और इराक के बीच जंग शुरू हो गई थी। अमेरिका इराक को सपोर्ट कर रहा था। ऐसे में दूतावास में फंसे नागरिकों की जान सांसत में थी और उन्हें जल्द से जल्द छुड़ाना जरूरी हो गया था। फिर आई 20 जनवरी 1981 की तारीख। एक तरफ रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले रहे थे और दूसरी तरफ अल्जीरियाई डॉक्टर्स बंधकों की मेडिकल जांच कर रहे थे। जांच के बाद उन्हें फिट घोषित किया गया। बंधकों को अल्जीरियाई विमान से अल्जीयर्स ले जाया गया, यानी कि अल्जीरिया की राजधानी। अल्जीयर्स पहुंचने के बाद अमेरिकी अधिकारियों को इन बंधकों को सौंप दिया गया और फिर दूसरे विमान से उन्हें वेस्ट जर्मनी पहुंचाया गया। और उस वक्त तक वेस्ट जर्मनी पर अमेरिका का कब्जा था एक तरह से। बंधकों का स्वागत करने के लिए वहां जिमी कार्टर खुद मौजूद थे। इसी संकट ने उनका राजनीतिक करियर तबाह कर दिया था। आज की तारीख में बस इतना ही। नई तारीख, नए किरदार और नए किस्सों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए शुक्रिया। लेकिन आखिरी शुक्रिया से पहले 2 फुटनोट्स इस वीडियो में। हॉस्टेज क्राइसिस में जब ईरानी छात्रों ने अमेरिकी दूतावास पर हमला किया, जी हाँ, वो जो हमलावर भीड़ थे उनको लीड कर रहे थे वहां के स्टूडेंट्स, तो 6 राजनयिक पिछले दरवाजे से निकलकर तेहरान स्थित किसी दूसरी जगह पनाह लेने की कोशिश करने लगे। कुछ दिन बाद जाकर कनाडा के राजनयिकों ने उन्हें अपने यहाँ पनाह दी। ये बहुत बड़ा खतरा था। भांडा अगर फूट जाता तो कनाडा के राजनयिक बेमौत मारे जाते, लेकिन उन्होंने खतरा मोल लिया। बाद में सीआईए और कनाडा की सरकार ने उन्हें ईरान से निकालने के लिए एक प्लान बनाया, जिसमें सीआईए ने उस दौरान एक पूरी नकली फिल्म को स्पॉन्सर किया था एलए में। काफी मशक्कत के बाद फिल्म क्रू की शक्ल में 6 राजनयिकों को ईरान से निकाला गया। इस कहानी को आप बेन एफ्लेक की आर्गो में देख सकते हैं। दूसरा फुटनोट जुड़ा है ऑपरेशन ईगल क्लॉ से। यह ऑपरेशन ईगल क्लॉ की असफलता ही थी कि अमेरिका सेना में कमांड स्ट्रक्चर की कमियों की पहचान होती है और फिर ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए खास तौर पर यूएस स्पेशल ऑपरेशंस कमांड बनाई जाती है। अगली तारीख में अब आपसे मुलाकात होगी। यह फाइनल वाला शुक्रिया है। देखते रहिए दी लर्निंग टॉक।